चलिए ध्यान दिया जाए। आज आप पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर के अंतर्गत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चाहे वो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, सभी तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आज के इस लेक्चर से सीख जाएंगे। ये 100% गारंटी है कि आपको आना ही आना है। इसलिए हम 0 लेवल से लेक्चर 1 से 6 तक का कंप्लीट रिवीजन करवाते हुए, ऐसे हम पिछले क्लास में भी 6 रूल तक समझा दिए थे और उसके बाद हम अब लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल आपको फिर से रिवाइज करवाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। रूल नंबर 1, हमेशा किसी कॉम्प्लेक्स या आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव पार्ट का नेम पहले लिखा जाता है और निगेटिव का बाद में। मतलब कैटायनिक पार्ट का नेम पहले लिखा जाता है, एनायनिक पार्ट का नेम बाद में। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का नाम पहले, क्लोराइड का बाद में। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स का भी बात करते हैं तो K4FeCN के होल 6 में पॉजिटिव पार्ट में पोटेशियम है तो पहले इसका नेम पहले लिखेंगे और इस FeCN के होल 6 का बाद में। यानी ये पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव पार्ट है, तो यहाँ कैटायन का नेम पहले लिखा जाता है, एनायन का नेम बाद में। अब हम रूल नंबर 3 का बात कर रहे हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि रूल नंबर 2 बल्कि, तो रूल नंबर 2 कहता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने जा रहे हैं, किसी मतलब कॉम्प्लेक्स जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज रखता है उसका नाम लिखने जा रहे हैं, या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी हो तो कोई बात नहीं। कोई भी कॉम्प्लेक्स में दो ही चीज होता है, एक होता है सेंट्रल मेटालिक एटम, एक होता है लिगेंड्स। तो आप लिगेंड्स का नेम पहले लिखेंगे, सेंट्रल मेटालिक एटम का नेम बाद में। जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स है FeCN का होल 6, तो आप पहले साइनाइड का नेम लिखेंगे तब आयरन का। अब आप इसी चीज को फिर से समझिए। अगर मान लीजिए FeCO का होल 5 है तो आप पहले किसका नेम लिखेंगे, कार्बोनाइल का, और तब लिखेंगे किसका, आयरन का। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 केमिकल स्पेसीज होते हैं, तो पहले हम लिगेंड का नेम लिखते हैं तब सेंट्रल मेटालिक एटम का। अब हम बात करते हैं कि जब लिगेंड का नेम पहले लिखना है तो लिगेंड के नेमिंग का क्या रूल है, जो रूल नंबर 3 में आपको मिलने जा रहा है। तो लिगेंड 3 टाइप के होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो पहले निगेटिव लिगेंड्स के लिए क्या रूल है कि जिस लिगेंड्स के नाम के अंत में IDE, IT, AT होता है तो E को हटाकर O कर दिया जाता है, तो ये IDO हो जाता है या ITO हो जाता है या ATO। जैसे इस बात को अच्छे से आप समझ पाएंगे, जैसे नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, यहाँ हाइड्राइड है तो नाइट्राइड है तो नाइट्रिडो, सल्फेट है तो सल्फेटो, यानी E को हटाकर O में चेंज किया जा रहा है। यहाँ एमाइड है तो एमिडो। यहाँ भी बहुत सारे निगेटिव लिगेंड्स है, सल्फाइट है तो सल्फीटो, ठीक है। एसीटेट आयन है तो एसीटेटो, यहाँ कार्बोनेट आयन है तो कार्बोनेटो। तो ये है निगेटिव लिगेंड्स के लिए रूल। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव लिगेंड के नाम के अंत में IUM आता है। यहाँ कुछ पॉलीडेंटेट लिगेंड सामने है, जैसे ग्लाइसिनेट आयन या फिर इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट, तो इसके नाम में क्या हो जाएगा, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेटो। अब हम पॉजिटिव लिगेंड का बात यहाँ कर रहे थे कि पॉजिटिव लिगेंड के नाम के अंत में क्या होता है, IUM का यूज किया जाता है। नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्राजीनियम, क्लोरोनियम, तो यहाँ IUM इसका पहचान है। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे PS3 के लिए फॉस्फीन, फॉस्फीन लिखा करते हैं। CS के लिए थायोकार्बोनाइल, ये है मिथाइलेमिन तो मिथाइलेमिन, ये पायरिडीन तो पायरिडीन, ये C6H5 का होल थ्राइस P, यहाँ फास्फोरस है तो ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये इथिलीन डाइएमीन, ये थायो यूरिया, ये सभी न्यूट्रल लिगेंड है। कुछ एक्सेप्शनल लिगेंड भी है जिसका नाम यहाँ अलग ढंग का दिया जाता है नोमेनक्लेचर करते समय। जैसे H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए अमोनिया नहीं एमीन, यहाँ NO के लिए नाइट्रोसाइल, CO के लिए कार्बोनाइल, ये CO कार्बोनाइल, और CS के लिए थायो कार्बोनाइल। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 4 का। रूल नंबर 3 स्पेशली बना था
रूल नंबर 3 जो बना था स्पेशली लिगेंड्स के लिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ रूल नंबर 4 का। तो रूल नंबर 4 क्या कर रहा है, ध्यान दिया जाए। रूल नंबर 4 कह रहा है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटालिक एटम के चारों ओर एक से अधिक प्रकार का लिगेंड आ जाए, तो एक से अधिक प्रकार का लिगेंड जैसे आप देख सकते हैं CO, NH3, Cl, ONO, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटालिक एटम के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रकार के लिगेंड आए हैं। तो इस लिगेंड के नेम को अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। तो पहले एमीन का ए आएगा, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद नाइट्रो और अंत में कोबाल्ट। यहां आपको बताना चाहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, इसलिए कोबाल्टेट नहीं होगा, कोबाल्ट केवल लिखेंगे। और यहां अब ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग को कल हम वीडियो लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर का स्पेशली मतलब दोबारा शेयर किए थे कि आप सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए, जो ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के चैनल पर से प्रोवाइड किया गया था। यहां ध्यान दिया जाए तो यहां कैसे कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, सीखिए, नहीं आता है तो कोबाल्ट का X, अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, Cl का -1 जनरली होता है, NO2 -1 होता है, इक्वल +1। सॉल्व करेंगे तो +3 आएगा, +1 पहले से है और ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो कोबाल्ट 3। और ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स आयन है, इसलिए आयन लिखेंगे। याद रखेंगे पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सभी स्पेसिस के नेम को अटैच करके लिखेंगे, कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 का। रूल नंबर 4 समाप्त होते होते क्या सिखा के गया कि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड्स आएंगे तो उनके नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड क्या होगा, when more than one kind of ligands are present then they are named in alphabetical order। अब बात करते हैं रूल नंबर 5। when more than one ligands of a particular type, एक ही प्रकार का लिगेंड अगर 2 बार आए तो डाई, 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, 5 बार आए तो पेंटा, यानी उसके नंबर को इंडिकेट करने के लिए आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा प्रेफिक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर 6 बार साइनाइड आया तो आप हेक्सा साइनो लिख पाएंगे। क्या हम कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए, K4FeCN का होल 6। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देंगे कि आयनाइजेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर दोनों है। आयनाइजेशन स्पेयर पॉजिटिव है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव है। तो सबसे पहले आप पोटेशियम लिखेंगे। एक चीज फिर से बता दे, कल भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं कि जो आयनाइजेशन स्पेयर में जो स्पेसीज होता है वो अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार रहे तो डाई, ट्राई, टेट्रा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ उसका नॉर्मली जो नेम है वो लिखते हैं। पोटेशियम हमने लिख दिया। अब यहाँ आयनाइजेशन स्पेयर का नेम समाप्त, अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नेम शुरू हो रहा है, तो आप थोड़ा स्पेस देंगे और तब लिखेंगे हेक्सासाइनो। अब फिर से यहाँ रूल आ गया कि आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव है। कैसे जाने कि आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव है, कैसे जाने कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर निगेटिव है, क्योंकि बाद में आया है, पहले आया है जो पॉजिटिव और बाद में आएगा तो निगेटिव। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, तो हेक्सासाइनो तो फेरेट होगा, अगर कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट, जिंक होता तो जिंकेट, और अगर सिल्वर होता तो अर्जेंटेट। तो ये फेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीखे, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और पोटेशियम एक अल्कली मेटल है, Fe का निकालना है, Cn का -1 × 6 = 0, x = +2 आ रहा है। तो इस तरह आपका रूल नंबर 5 समाप्त हुआ, जिसमें यह समझाया गया कि एक सिंगल मतलब पार्टिकुलर टाइप का कोई लिगेंड्स अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार आए तो उसके नंबर को इंडिकेट करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो when more than one kinds of ligands of particular type are present in any complex compound, then the prefix di, tri, tetra are used to represent their number। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 का। रूल नंबर 6 समझने से पहले ध्यान दिया जाए
कि जिस लिगेंड के नेम में ही डाई हो, ट्राई हो, जैसे इथिलीन डाइएमीन हमने बोला तो डाई है, डाइथिलीन ट्राइएमीन हमने बोला ट्राई है, तो जिसके ट्राई भी है और डाई भी है, डाइथिलीन ट्राइएमीन बोला हमने, तो अगर लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई ये सब मौजूद हो तो आप उसके नंबर को इंडिकेट करने के लिए आप डाई ट्राई का यूज नहीं करेंगे, यहां कुछ स्पेसिफिक प्रेफिक्स का यूज करेंगे, जैसे 2 बार आएगा तो 20, 3 बार आएगा तो ट्रिस का यूज करेंगे। इसको भी आप दोबारा समझिए, NIEN का होल थ्राइस 2+, तो यहां ध्यान दिया जाए, सबसे पहले हम बोलेंगे इसको इथिलीन डाइएमीन 3 बार है तो ट्राई लिखना गलत है, ट्रिस, और यहां ट्रिस लिखने के बाद अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से लिख रहे हैं तो यहां लिखेंगे इथेन 1,2 डाइएमीन, तो ये हो गया आपका लिगेंड के नेम के आगे ट्रिस लगा क्योंकि 3 बार है, और निकेल है, निगेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं है, पॉजिटिव है, इसलिए आप निकेल लिखेंगे, अगर ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स होता तो निकलेट लिखते। अब ऑक्सीडेशन नंबर जज करना है, चलते हैं, XEN न्यूट्रल लिगेंड है, क्या हो जाएगा 0 × 3 इक्वल, तो X इक्वल, तो यहां पर निकेल 2, और उसके बाद आयन लिखना जरूरी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव। सब कुछ क्लियर हो रहा है अच्छे से, तो ये इतना हम लोग पढ़ चुके थे। रूल नंबर 7 और 8 जरा ध्यान दिया जाए, रूल नंबर 7 और 8 यहां आपको हम बताना चाहेंगे कि रूल नंबर 7 और 8 दोनों हम बताते आए हैं, वही रूल नंबर 7 लिखित रूप में यहां पर पढ़ लीजिए। हमने क्या रूल नंबर 7 में ये बताया था कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा तो उसके मेटल के नेम के साथ क्या लिखेंगे, यहां ये लिखित रूप से रूल आ गया कि व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है देन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटालिक एटम एंड्स इन AT, तो उसके नाम का अंत उस मेटल का AT से होगा। तो कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट, जिंक नहीं जिंकेट, सिल्वर नहीं अर्जेंटेट, ठीक है, याद रखेंगे, कॉपर नहीं क्यूप्रेट। तो यहां पर 2 कंपाउंड का नेम जल्दी से समझ लिया जाए, ठीक है, पहला है NiCO का होल 4, अब इसका नेम लिखना है तो आप लिखेंगे पहले टेट्रा कार्बोनाइल निकेल और इसका ऑक्सीडेशन नंबर सामने निकलेगा X, 0 × 4 इक्वल 0, तो X इक्वल, याद रखेंगे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर NiCO के होल 4 में 0 होता है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था KPTNH3Cl5, यही था KPTNH3Cl5। अब इसका नेम जल्दी से, इसका नेम आप लोग को बताना है, पहले किसका नाम बोलेंगे, पोटेशियम। धीरे धीरे आपका कैपेसिटी अब आ चुका है, अब आप नेम बता सकते हैं, स्पेस होगा एमीन, एमीन के बाद पेंटाक्लोरो के बाद प्लेटिनम की प्लेटिनेट, कैसे जाने कि ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, बाद में आया, आयनेशन स्पेयर पॉजिटिव बन गया है, तो ये प्लेटिनेट, और ब्रैकेट में क्या होगा, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीखा जाए। ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाइए, पोटेशियम, प्लेटिनम, NH3Cl -1 × 5 इक्वल, देन X इक्वल +4, प्लेटिनम 4, ठीक है, तो प्लेटिनम 4 कहां से आया, समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब रूल नंबर 8 समाप्त होते होते क्या समझाया कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 8 की 7 ये समझ में आया कि यहां पर 8 है, बल्कि ध्यान दिया जाए कि सेंट्रल मेटालिक एटम मतलब यहां पर रूल नंबर 8 ये समझना था कि जो भी सेंट्रल मेटालिक एटम का आप नेम लिखेंगे उसके बगल में स्मॉल ब्रैकेट में रोमन अंक में ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। तो यहां द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटालिक एटम और आयन रिटेन इन रोमन नंबर इन स्मॉल ब्रैकेट इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर, यानी कॉम्प्लेक्स स्फीयर का नेमिंग करने के क्रम में
जो सेंट्रल मेटालिक एटम होगा उसके नेम के बगल में आप ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे, जो आप पहले से जानते थे, यहाँ रिटेन रूल नंबर 8 के रूप में आ गया है। आज के क्लास में मेन समझना है रूल नंबर 9, 10 और 11, जो स्पेशली कुछ स्पेशल टाइप के आइसोमर्स के लिए बना है। और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ कर आए हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के दो फॉर्म होते हैं, एक सिस फॉर्म, एक ट्रांस फॉर्म। जल्दी से बताइए सिस फॉर्म, व्हेन टू सिमिलर एटम और ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड of the doubly bonded carbon atom, then this form of the compound is called cis form. Or when two similar atom or groups are present on the opposite side of the doubly bonded carbon atom, then this form of this compound is called trans form. यहाँ कोई डबली बॉन्डेड कार्बन नहीं आने जा रहा है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के बदले में सेंट्रल मेटालिक एटम आएगा। तो आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटालिक एटम के अराउंड चेक करना है। ये है आपका सेंट्रल मेटालिक एटम। दो ट्रिक आपको देते हैं, जब दो सिमिलर लिगेंड एक ही ओर हो या 90 डिग्री पर हो तो वो सिस फॉर्म, जब एक ही प्रकार का लिगेंड अपोजिट साइड हो और 180 डिग्री पर हो ट्रांस। तो व्हेन टू सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट on the same side of the central metallic atom in any complex sphere, then this form of the complex compound is called cis form. और दो सिमिलर लिगेंड्स अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो, 180 डिग्री पर हो, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कहेंगे। तो आप जैसे नॉर्मली इसका नाम लिखते हैं लिखेंगे, फिर आप ध्यान से चेक करेंगे कि दो सिमिलर लिगेंड 90 डिग्री पर है कि 180 पर। अगर 90 पर है तो उसके नेम के आगे सिस, और अगर अपोजिट साइड में है ट्रांस। तो ध्यान देंगे यहां पर। तो सबसे पहले नेम आप लिखवा पाएंगे, नेम लिखवाइए, बोलिए। सबसे पहले एमीन और क्लोरो में कौन पहले लिखाएगा, एमीन। तो एमीन कितना बार है, तो डाई एमीन, डाई एमीन, डाई एमीन, डाई एमीन, डाई क्लोरो, ठीक है। और प्लेटिनम, प्लेटिनेट नहीं जरूरत है, और ये आपका कॉम्प्लेक्स है पूरा, तो ये प्लेटिनम, प्लेटिनम ब्रैकेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहीं पर निकलवाइए। दो NH3 का 0x2, दो Cl का -1x2, प्लेटिनम का X इक्वल 0, देन X इक्वल प्लेटिनम 2। क्या आप देख पा रहे हैं, दोनों NH3 कहां है, सेम साइड है। इस पूरे कंपाउंड के नेम के आगे, अब बताइए नीचे वाला जो ट्रांसफॉर्म है, टोटल यही नेम आएगा, बस थोड़ा सा चेंज, इस सिस के जगह ट्रांस, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये 180 डिग्री पर है। तो इसको आप क्या कहेंगे, ट्रांस डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम 2, और ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि यहां पर क्या लिखेंगे, ट्रांस। तो ट्रांस डाई एमीन डाई क्लोरो, डाई एमीन डाई क्लोरो, ठीक है, प्लेटिनम 2। तो ये पूरा नाम आप फिर से एक बार यहां बोलेंगे, ट्रांस डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम 2, पूरा कॉम्प्लेक्स है, आयन नहीं लिखेंगे। और प्लेटिनेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रूल नंबर 9, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और हमने क्या सीखा कि दो सिमिलर लिगेंड्स एक साइड होगा तो उसके नेम के आगे सिस, और अपोजिट साइड में होगा। तो चलते हैं रूल नंबर 10, जो स्पेशली बना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म याद है आप लोग को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां थोड़ा सा देख लिया जाए। फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, prefix cis and trans are used when two similar ligands are present on the same side of the central metallic atom, then prefix cis is used. Or when two similar ligands are present on the opposite side of the central metallic atom, then prefix trans is used, trans is used. तो यहां पर ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। अब शुरू हो रहा है
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। IUPAC नोमेनक्लेचर, तो पहले शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा बैकअप लीजिए। क्या पढ़े थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम एम्पिरिकल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 फॉर्म का हम लोग स्टडी करेंगे। 4 फॉर्म कौन कौन स्टडी किए थे? डेक्स्ट्रो फॉर्म, लिवो फॉर्म, मेजो फॉर्म, रेसमिक फॉर्म। यहाँ हम डेक्स्ट्रो और लिवो का बात करेंगे। डेक्स्ट्रो फॉर्म के बारे में याद है, द फॉर्म ऑफ कंपाउंड विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो फॉर्म। और जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो वो क्या कहलाता है? लिवो फॉर्म। तो एक होता है डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक होता है लिवो फॉर्म। तो यहां ध्यान देंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी, यहां जब आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसको डेक्स्ट्रो फॉर्म कहेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो लिवो फॉर्म कहेंगे। तो ध्यान देंगे यहां कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फर्स्ट डेक्स्ट्रो टाइप कॉम्प्लेक्स और दूसरा लिवो टाइप कॉम्प्लेक्स। डेक्स्ट्रो तब यूज करेंगे जब हम मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि वो लाइट को मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है, राइट साइड में मोड़ता है, तो उसके नेम के आगे डी यूज करेंगे। और अगर लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है या लेफ्ट साइड में मोड़ता है तो उसको क्या कहेंगे? एल फॉर्म। तो यहां पर आप अच्छे से समझ लीजिए nomenclature of optical isomers. For the nomenclature of optical isomers, prefix dextro are used. For dextrorotative form, prefix dextro or D or plus is used. For levo-rotative form, prefix levo or minus or L form is used. L is used. अब ये कैसे इसका nomenclature होता है ये आप समझने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। सवाल उठता है कि हम लोग का ये जो क्लास है ये थ्योरेटिकल है, हम लोग कैसे जान जाएंगे कि ये लाइट को राइट साइड में मोड़ेगा कि लेफ्ट साइड में मोड़ेगा? तो आपको बता दें कि जो भी कंपाउंड दिया जाएगा, यहां पर देखा जाए, जो भी कंपाउंड दिया जाएगा उसके नेम के आगे डी और एल लिखा रहेगा। नहीं लिखा रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ेगा कि एंटी क्लॉक? सीस और ट्रांस को तो देख के पता लगा लगे कि 90 डिग्री पर है, 180 पर है, एक साइड है, अपोजिट साइड है। इसमें हम जब तक से इंडिकेशन नहीं मौजूद होगा कि आगे डी या एल लिखा रहे तब तक से हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए यहां ध्यान देना है। तो हम बात कर रहे थे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। देखिए तो क्रोमियम Cr2O3 पता है, C2O3 ये ऑक्सलेट आयन है, C2O4 बल्कि, और ये ऑक्सलेट आयन 3 है। जल्दी से सबसे पहले इसका नेमिंग किया जाए। डेक्स्ट्रो कहां आएगा ये अभी बताएंगे, पहले बताइए क्या लिखेंगे हम लोग? पोटेशियम स्पेस ट्राईऑक्सलेटो, ये ऑक्सलेट आयन है, ध्यान देंगे। C2O4 का होल थ्राइस, ये ट्राईऑक्सलेटो। उसके बाद क्रोमियम नहीं होगा, क्रोमेट होगा। क्रोमेट क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव है। और अब ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लिया जाए तो यहां पर ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना है। पोटेशियम का लिखवाइए +1 × 3, अल्कली मेटल। क्रोमियम निकालना है X, ऑक्सलेट आयन -2 × 3 = 0। सॉल्व करवाइए, +6 - 3 कितना आया? तो यहां पर क्रोमेट 3, ठीक है। अब जरा सा देखिए यहां पर कहां डेक्स्ट्रो यूज हो रहा है। तो यहां जब जो हमने क्या बताया, जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है वही लाइट को रोटेट करता है। तो आप इस डी को देखकर अपना नॉलेज कंप्लीट करेंगे कि इसके नेम के आगे हमको क्या लिखना होगा? डेक्स्ट्रो। यानी आप इसका पूरा नेम लिख पाएंगे, पोटेशियम के बाद स्पेस और फिर लिखेंगे डेक्स्ट्रो और हाइफन देकर लिखेंगे ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3। तो अगर लिवो रोटेटरी होगा तो हम लिखेंगे L। आप प्लस भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, आप D भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन डेक्स्ट्रो लिखा जाता है और लिवो लिखा जाता है।
ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक बार फिर से, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ेगा तो डेक्स्ट्रो यूज करेंगे। कहां लिखना है डेक्स्ट्रो? कॉम्प्लेक्स स्फीयर के नेम से पहले, फॉर्मूला में सबसे आगे है, और नेमिंग लिखने में वहां कॉम्प्लेक्स का नेम स्टार्ट होने से पहले डेक्स्ट्रो और लिवो प्रेफिक्स का यूज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट रूल का, जो है नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ध्यान दिया जाए। इस रूल को पढ़ने के लिए दो टर्म को समझना है। पहला टर्म है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और दूसरा टर्म है ब्रिजिंग लिगेंड। दोनों को पहले अच्छे से आप समझ लेंगे, तभी आप इस पूरे रूल को समझ पाएंगे। तो दोनों को पहले समझते हैं, क्या होता है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ये है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अभी तक जितना भी एग्जाम्पल सामने आया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसमें केवल सिंगल एक ओनली वन सेंट्रल मेटालिक एटम था। बढ़िया से देखिए, इसमें दो सेंट्रल मेटालिक एटम है। तो वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से अधिक सेंट्रल मेटालिक एटम होता है, द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन मोर देन वन सेंट्रल मेटालिक एटम इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला पहचानने का नियम कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, पहले आप देख लीजिए, एक से अधिक सेंट्रल मेटालिक एटम है तो पॉलीन्यूक्लियर। दूसरा, व्हाट इज ब्रिजिंग लिगेंड? ब्रिजिंग लिगेंड, आज तक अब कितने टाइप के लिगेंड का स्टडी कर लिए, जरा देख लिया जाए। आप पढ़े सबसे पहले पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, फिर पढ़े मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, फिर पढ़े किलेटिंग लिगेंड, फिर पढ़े एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एक लिगेंड और बच गया है, ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है? तो किसी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में वो लिगेंड जो एक साथ दो सेंट्रल मेटालिक एटम से जुड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है, देखिए ब्रिजिंग लिगेंड। दो सेंट्रल मेटालिक एटम के बीच पुल का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, इसीलिए यहां इसको ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। तो वो लिगेंड जो किसी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में एक साथ दो सेंट्रल मेटालिक एटम से अटैच होता है, उसको कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। द लिगेंड which are attached with two central metallic atom simultaneously in any polynuclear complex is called bridging ligand। और ब्रिजिंग लिगेंड का नेम कभी भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ब्रिजिंग लिगेंड का नेम आता है तो उसके नेम के आगे म्यू लगा रहता है। ये म्यू इशारा है कि ये लिगेंड कोई साधारण लिगेंड नहीं है, ये ब्रिजिंग लिगेंड है। ये ब्रिज का काम करेगा दो सेंट्रल मेटालिक एटम के बीच। तो ध्यान से आप इसका नेमिंग अप करने जा रहे हैं। नेमिंग करने से पहले आपके माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए हम एक काम करने जा रहे हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। आप इसको एक कॉम्प्लेक्स पार्ट मानिए, ये दूसरा पार्ट मानिए और तीसरा पार्ट मानिए। आप अपना ध्यान केवल यहीं तक रखिए और यहां तक आपका बोलने का भी कैपेसिटी है, बोलिए। एकदम सही जा रहे हैं, बोलिए जल्दी से। टेट्रा एमीन कोबाल्ट, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। उससे पहले हम लोग को जरूरत पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर का, जरूरत पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल ले तब नाम लिखने चले। चलिए बोलिए, NH3 × 4 कोबाल्ट निकालना है। एमाइड आयन NH2 माइनस, एमाइड आयन होता है NH2 माइनस, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, -1 1 ही है, और NO2 माइनस होता है -1,
ये सब कहां से लिख दे रहे हैं? देखिए निगेटिव लिगेंड में जो माइनस चार्ज है उसको देखकर लिखा जा रहा है, तो ये -1 अब ये कोबाल्ट का निकालना है X, NH3 का 0 होता है, 0 × 4, और ये नाइट्रेट आयन है। कोई नाइट्रेट आयन का कंपाउंड याद कर लीजिए, HNO3 को तोड़ दीजिए, H + NO3-, सामने आ जाएगा कि उसका कितना चार्ज होता है। ये भी एक ट्रिक है चार्ज जानने का। जिसका चार्ज नहीं जानते, जैसे कार्बोनेट का, कार्बोनेट का कोई कंपाउंड याद करिए, कैल्शियम कार्बोनेट, तोड़ दीजिए Ca+, CO3-, तो आपको तुरंत सामने आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, -1 × 4 = 0। सॉल्व करवाइए, तो ये हो गया x और x 2x, ये -1 -2, और ये हो गया -4 = 0। देन x = 6/2, 3। कोई दिक्कत है? तो यहां पर आप याद रखेंगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे आया, एक बार फिर से। NH3 का 0 × 4, कोबाल्ट का हमने x माना। NH2 एमाइड आयन है, -NH2- होता है, NO2 भी माइनस होता है, -1 कोबाल्ट का फिर से x, यहाँ NH3 0 × 4, और उसके बाद नाइट्रेट आयन -1 × 4, और = 0, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है। कितना आया सॉल्व करके? +3। और अब आप इस कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने का कैपेसिटी आप रखते हैं, टेंशन नहीं लेना है। धीरे धीरे जब इसका लिखवा देंगे आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। पहले इतना पार्ट पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, बोलिए। टेट्राएमीन कोबाल्ट 3, यहां तक आप कंप्लीट कर लिए। अब आया बारी इन दोनों लिगेंड का। पढ़िए पहले दोनों को। एमिडो नाइट्रो में कौन पहले? एमिडो, ए पहले, तो म्यू एमिडो। ये म्यू इशारा कर रहा है कि ये ब्रिजिंग लिगेंड है। म्यू नाइट्रो, दोनों हो गया। फिर से अब इधर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है टेट्राएमीन कोबाल्ट ब्रैकेट में 3, और उसके बाद ये नाइट्रेट है 4 बार, तो आप टेट्रा नाइट्रेट लिखेंगे और हो जाएगा गलत। सिर्फ नाइट्रेट आयनेशन स्फीयर में कोई 2 बार 3 बार 4 बार आता है तो उसके नेम के आगे डाइट्राई नहीं यूज करते हैं, तो नाइट्रेट नॉर्मली, टेट्रा नाइट्रेट नहीं। अगर आप लोग को समझ में आया तो जल्दी से 30 सेकेंड में इसका नेम लिखवाइए। रुके, स्टार्ट। टेट्राएमीन कोबाल्ट 3, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो, टेट्राएमीन कोबाल्ट 3 स्पेस देकर नाइट्रेट। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से रूल नंबर 1 से लेकर 11 तक टाइमिंग के साथ आपका कंप्लीट हो गया, और रिपीट भी कर दिए, टोटल रूल भी समझा दिए। अब आपको करना क्या है, आज मन लगाकर 6:30 में आपके अपने चैनल ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास पर ये अपलोड होगा। आपको इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए, स्क्रीनशॉट लेते हुए, जैसे भी पूरा नोट्स अच्छे से लिख कर लाना है। कोई पीडीएफ नहीं डाला जाएगा। आपको वीडियो लेक्चर देखते हुए अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर करना है। अब होमवर्क सुनिए, ये तो क्लास वर्क है। होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि आपको अपने क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर और बुक से 150 कंपाउंड का फॉर्मूला और नेम देखकर जैसे भी हो सके सीख कर आना है। अपना कैपेसिटी चेक करना है कि आपको कितना आ रहा है, कहां डाउट है। ठीक है? 150 कंपाउंड का फॉर्मूला और नेम लगभग 3-4 पेज में जाएगा एक तरफ। तो आज जाते जाते 50-60 का लिख लीजिएगा, कल आते आते 50-60 का लिख लीजिएगा। ठीक है? तो लगभग 150 कंपाउंड का कहीं नाम लिखे और फॉर्मूला लिखे
तो आपको ये रूल हमेशा के लिए आपके माइंड में फिट हो जाएगा, क्योंकि जब आप नाम लिखेंगे हमारा सारा बताया हुआ रूल याद आएगा। और आप सभी को अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, जा सकते हैं आप लोग।